नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और अमेरिका के 4 सांसदों ने भारत में ही मानवाधिकार की मौजूदा स्थिति पर बुधवार को ही 26 जनवरी को चिंता व्यक्त की है। और सीनेटर एंड मार्के ने कहा है कि एक ऐसा माहौल बना है जहां भेदभाव और हिंसा जड़ पकड़ सकती है। हाल ही में वर्षों में हमने ऑनलाइन नफरत भरे भाषणों और नफरती घटनाओं में बढ़ोतरी देखी है, और इनमें मस्जिदों में भी तोड़फोड़, गिरजाघरों और जलाना और सांप्रदायिक हिंसा भी शामिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क का ही भारत विरोधी रुख अपनाने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले शासन के दौरान ही भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को लेकर भी विरोध किया था। और मार्क ने ये भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा में ये बयान दिया है। आपको बता दें कि भारत डिजिटल तरीके से ही इस चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति अंसारी ने भी हिंदू राष्ट्रवाद की बढ़ती प्रगति और अपनी चिंता व्यक्त की। अंसारी ने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में ही हमने उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं के अद्भुत जो थे अनुभव किए हैं, और इसके साथ ही कहा कि जो नागरिक राष्ट्रवाद के सुस्थापित सिद्धांत को लेकर विवाद खड़ा करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई और काल्पनिक प्रवृत्ति को ही बढ़ावा देती है, वो नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना चाहती है, असहिष्णुतापूर्ण हवा देती है और अशांति और असुरक्षा को बढ़ावा देती है। चर्चा में ही 3 सांसदों जिम मैकगवर्न और एंडी लेविन और जेमी रस्किन ने भी हिस्सा लिया। रस्किन ने कहा कि भारत में ही धार्मिक अध्ययनवाद का ही भेदभाव के मुद्दे पर ही बहुत सारी समस्याएं हैं, और इसलिए हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत हर किसी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, बहुलवाद और सहिष्णुता और असहमति का ही सम्मान करने की राह पर बना रहे। और लेविन ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पतन, मानवाधिकार का हनन और धार्मिक राष्ट्रवाद को उभरते देख रहा है। वही 2014 में ही के बाद से ही भारत लोकतंत्र सूचांक और 27 से गिरकर 53 पर आ गया, और फ्रीडम हाउस ने भारत को ही स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में डाल दिया है। और भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के ही टॉम लैंटोस मानवाधिकार आयोग के ही सह अध्यक्ष मैकगवर्न के ही कई चेतावनी भरे संकेत सूचीबद्ध किए गए हैं, और जो भारत के ही मानवाधिकार में ही खतरनाक रूप से पतन को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों का खंडन करती है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट में सुधार किया है। बीएसपी की ओर से 22 जनवरी को यह लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों में बदलाव किया है। इनमें एक नाम हाजी रिजवान का है, जो 2 दिन पहले ही सपा छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए, और पार्टी ने ही उन्हें मुरादाबाद की ही कुदरकी सीट से ही टिकट दिया। और बीएसपी के ही दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची में बदलाव करते हुए कुछ बची हुई सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, और कुछ सीटों पर ही अपने उम्मीदवार बदल दिए गए। आपको बता दें कि इस लिस्ट के मुताबिक बिजनौर के ही धामपुर विधानसभा सीट से बीएसपी ने ही मूलचंद चौहान को उम्मीदवार बनाया है, और मुरादाबाद की कुदरकी सीट से हाजी रिजवान, बरेली की नवाबगंज सीट से ही यूसुफ खान, और बरेली की फरीदपुर सीट से शालिनी सिंह, बरेली विधानसभा सीट से ही ब्रह्मानंद शर्मा, और शाहजहांपुर की ददरोल सीट से ही चंद्रकेतु मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। और इन लिस्ट में ही हाजी रिजवान का नाम बेहद खास है। उन्होंने 2 दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, और जिसके बाद से ही पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। हाजी रिजवान कुदरकी से ही 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार सपा से उनका टिकट कटने के बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर ली है और बीएसपी ज्वाइन कर ली।
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ही अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के ही युवक मेराम तारोन को ही रिहा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ही इसको लेकर गुरुवार को ही इसकी जानकारी दी है और पीएलए ने ही युवक को भारतीय सेना को सौंप दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अपर सियांग जिले के ही जिद्दो गांव के ही 19 साल के मिराज तारोन 18 जनवरी को ही विशिंग क्षेत्र के ही शियोंग कर लापता हो गए थे और जिसके बाद से ही कुछ लोगों ने बताया कि चीनी पीएलए ने ही उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि चीनी पीएलए के ही अरुणाचल प्रदेश के मीराम तारोन को ही भारतीय सेना को सौंप दिया है। चिकित्सा परीक्षण सहित अन्य प्रक्रियाओं का भी पालन किया जा रहा है। और इससे पहले किरेन ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ही के बीच ही युवक ने ही संबंध में हॉटलाइन पर भी बातचीत की है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि पीएलए ने ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और युवक को सौंपने का संकेत दिया है, रिहाई की जगह का सुझाव दिया है। युवक 18 जनवरी को ही लापता हुआ था और इसके एक दिन बाद 19 जनवरी को भारतीय सेना ने चीनी पक्ष से संपर्क किया और टाटी युवक के ही भटकने की स्थिति में ही उसका पता लगाने और उसकी वापसी में सहायता मांगी जा सके। और चीनी पक्ष ने ही आश्वस्त किया कि वे युवक की तलाश करेंगे और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उसे वापस कर देंगे। और बाद में ही 20 जनवरी को चीनी पक्ष ने सूचित किया कि उन्हें अपनी तरफ से एक युवक मिला है और पहचान स्थापित करने के लिए विवरण के लिए अनुरोध किया। और लापता युवक के पिता ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे को चीन से वापस लाने का भी आग्रह किया था। शिवसेना के ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ही टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। और संजय राउत ने कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कर्नाटक में टीपू सुल्तान की ही तारीफ की थी, तो क्या बीजेपी उनसे भी इस्तीफे की मांग करेगी? बीजेपी को ही स्पष्ट करना चाहिए, ये नाटक है। कल बीजेपी ने ही मुंबई में एक बाग का ही नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का विरोध करते हुए दावा किया था कि 18वीं शताब्दी के ही मैसूर के ही शासक ने हिंदुओं का उत्पीड़न किया और किसी सार्वजनिक स्थान के लिए उनका नाम अस्वीकार्य है। और संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी टीपू सुल्तान की तारीफ की गई थी और इसके साथ ही उनका कहना था कि टीपू सुल्तान ऐतिहासिक योद्धा थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या बीजेपी राष्ट्रपति से उनका इस्तीफा मांगेगी? और बीजेपी को ही इस बार अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे पर ड्रामा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को लगता है कि उनके ही इतिहास के बारे में जानकारी है और हम टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं और हमें बीजेपी से ही कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल कल महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने ही मालवानी क्षेत्र के बाग में ही नई सुविधाओं का उद्घाटन किया और कहा कि इस बाग का ही नाम हमेशा टीपू सुल्तान के नाम पर ही था और कोई नया नाम नहीं रखा गया। मुंबई शहर के ही प्रभावी मंत्री और कांग्रेस नेता शेख के ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान बीजेपी, युवा मोर्चा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नाम बदलने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं। देश में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के ही 2,51,209 केस जो है वो सामने आए हैं और 627 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि देश में ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी अब घटकर 15.88% हो गई है। बड़ी बात यह है कि देश में ही आजकल से 12% मामले कम हुए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में ही अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,05,611 हो गई है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ते हुए ही 4,92,327 हो गई है और आंकड़ों के मुताबिक कल 3,27,443 लोग ठीक भी हुए हैं और इसके बाद अभी तक 3,80,24,771 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 164 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 57,35,000
692 डोज दी गई हैं और इसके बाद से ही अब तक वैक्सीन के 164 करोड़ 44,73,216 डोज दी जा चुकी है। एयर इंडिया की कमान टाटा समूह को ही सौंप दिया गया है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई साल बाद से ही एयर इंडिया के ही कॉकपिट में ही टाटा सवार हो गई है। वहीं सरकार ने ही कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश का ही पूरा रकम उसे मिल गया है। एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश लेन देन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिसमें एयर इंडिया के 100% शेयरों को प्रबंधन नियंत्रण के साथ ही मेंबर्स टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को ही हस्तांतरित किया गया और सामरिक भागीदारी के नेतृत्व में ही एक नया बोर्ड एयर इंडिया का ही कार्यभार ग्रहण करता है। एयर इंडिया के ही रणनीतिक विनिवेश लेन देन का पूरे होने के सरकार को ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ही मेंबर्स टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर्स टाटा सन्स और प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी से ही 2,700 करोड़ रुपए नगद मिल गया है और एयरलाइंस पर बकाया 15,300 करोड़ रुपए के कर्ज की लेनदारी जो है वो टाटा समूह ने अपने ऊपर लिया है। और एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए ही टेलेस प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम मूल्य जो है वो बोली की सरकार की मंजूरी के बाद 11 अक्टूबर 2021 को विजेता बोली लगाने वाले को ही आश्चर्य पत्र जारी किया गया था और शेयर खरीद समझौता 25 अक्टूबर 2021 को ही हस्ताक्षर किए गए थे और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में ही बैंकों का एक कंसोर्टियम घाटे में ही चल रही एयर इंडिया के ही संचालन के लिए टाटा समूह को लोन देगा और एसबीआई के ही नेतृत्व वाला कंसोर्टियम को लेकर भी एयरलाइन की जरूरत के आधार पर ही टर्म लोन और कार्यशील पूंजी कर्ज दोनों की सहमत है और बैंकों के ही कंसोर्टियम के लेकर भी पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित सभी बड़े बैंक शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने ही गुरुवार को हापुड़ में दावा किया कि सत्ता में आने पर ही दम रही साइकिल पंचर हो गई चुकी है और लक्ष्मी जी कभी टूटे वाहन पर सवार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में ही लक्ष्मी जी फिर से कमल पर बैठ कर आ रही हैं और साल 2022 के ही चुनाव में विपक्षी दलों पर सुपड़ा साफ होगा और ये चुनाव साल 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करेगा। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए ही साल 2022 का चुनाव जीतना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री मतदाता संवाद बैठक को ही संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ही कार्यकारिणी योजनाओं में ही कोई भेदभाव नहीं किया गया और सभी योजनाएं सभी बिना भेदभाव के ही कार्यान्वित है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार ने गुंडा राज समाप्त किया है और उत्तर प्रदेश में कुशासन और सुशासन की ही लड़ाई है और सत्ता में आने पर ही प्रदेश को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडागर्दी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य से ही जब सवाल किया गया कि कृषि कानून का बीजेपी को भय था जो उसे वापस लिया गया, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कृषि कानून कोई भय का प्रसन्नता की बात नहीं है, हम किसान भाइयों को नहीं समझ पाए थे। उन्होंने जनपद हापुड़ की ही तीनों विधानसभा सीटों जीतने का आह्वान किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने को प्रत्याशी माने और 10 फरवरी को कमल के फूल पर बटन दबाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्रपतियों के हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और सेंट्रल एशिया के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा समृद्धि के लिए आपसी सहयोग जरूरी है और विदेश मंत्रालय की सचिव रीनत संधू ने बताया कि भारत और मध्य एशियाई देशों के ही नेताओं ने चाबहार बंदर शाह और शामिल होने और भारत के ही प्रस्ताव का समर्थन किया। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान के ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के ढांचे के भीतर तुर्कमेनबाशी बंदरगाह को ही शामिल करने को लेकर भी प्रस्ताव उल्लेख किया।